इस वीडियो के अंदर मैं आपको 15 मिनट के अंदर धुरंधर पार्ट 1 को समझाने की कोशिश करूंगा, उसका रीकैप देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि धुरंधर पार्ट 2 देखने से पहले आपको ये पार्ट 1 समझना जरूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, और ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत आदिधर साहब एक भगवत गीता के श्लोक से करते हैं। वो कहानी को कुछ इस तरह से दिखाना चाहते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को मार्ग दे रहे हैं और वो अपने मिशन को कंप्लीट करें। कहानी को चैप्टर वाइज बांटा गया है ताकि हमको स्टोरी लंबी ना लगे। ये मेथड हमने कई बार देखा है। हम वेब सीरीज देखते हैं तो हमें भी वो एपिसोड में देखने को मिलते हैं, जिससे हमें क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि अगले चैप्टर में क्या होगा। तो चैप्टर 1 यहाँ पे शुरू होता है द प्राइस ऑफ पीस, जिसमें हमें दिखाया जाता है जो 30 दिसंबर को 1999 में जो कांधार एयरपोर्ट पे हाईजैक हुआ था उसको दिखाया जाता है ग्लिम्स को। वैसे आदिर साहब ने शुरुआत में डिस्क्लेमर दिया था कि ये हमने स्टोरी इंस्पायर होकर बनाई है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से इससे मोल भाव करते हैं। यानी अगर आप रियल स्टोरी भी सुनोगे तो उसमें भी पता रहता है कि वो किस तरह से बातचीत करके कम से कम को रिहा करने की कोशिश करते हैं, जिसमें से उनको लास्ट में आके 3 को रिहा करना पड़ता है। और ये धुरंधर जो आ रही है, धुरंधर 1 या पार्ट 2, सारी कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है अजय सान्याल से। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जौहर मिस्त्री, जो कि सारी फसाद की जड़ है। अगर इसने वो डायलॉग ना बोला होता तो ये कहानी इतनी आगे बढ़ी ही नहीं होती। फिर जो ये आर माधवन का जो ये लुक देखने को मिलता है, मतलब अब ये इनकी बुच्च लगाने वाले हैं। फिर हमें उसका अगला सीन दिखाया था कि किस तरह से वो अपना एक ऑफर रख रहे हैं आगे इंडियन गवर्नमेंट को कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए आने वाले फ्यूचर अटैक्स को लेके। मगर वही क्या होता है कि उनको इस चीज के लिए मना कर दिया जाता है। फिर हमें 13 दिसंबर 2001 के अंदर एक और अटैक देखने को मिलता है, जो कि पार्लियामेंट अटैक होता है, जिसमें किस तरह से रियल इमेज को इस मूवी के साथ जो ब्लेंड किया गया है ना, काबिले तारीफ है सच में। वो एक मूवी का जो एक फ्लो है वो यहाँ पे टूटता नहीं है, वो चीज यहाँ पे काबिले तारीफ है। फिर वही दोबारा चोट खाने के बाद अजय सान्याल को उधर इजाजत दे दी जाती है अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए, जो कि है धुरंधर। फिर हमारी कहानी बढ़ती है चैप्टर 2 की तरफ, जो कि स्ट्रेंजर इन द लैंड ऑफ शैडो, जहाँ पे कहानी हमारी पहुंचती है 2004 में। देखिए यहाँ पे आपको टाइमलाइन ध्यान रखनी पड़ेगी, इसी हिसाब से ये बेसिकली कहानी आगे बढ़ रही है, जिसमें अपनी फिक्शनल कैरेक्टर को उठा के रियल इंसिडेंट को जोड़ा गया है। और फिर वो यहाँ पे लिखा था कि इंस्पायर बाय इनक्रेडिबल ट्रू इवेंट्स, मतलब सीधा साधा कहने का मतलब ये है कि इस मूवी के थ्रू वो किसी को तमाचा मारना चाहते हैं खींच के, वो भी। फिर यहाँ पे फर्स्ट टाइम को इंट्रोड्यूस किया जाता है रणवीर सिंह को, यानी धुरंधर को, कि किस तरह से वो दिखाना जरूरी है ग्राउंडेड रखने के लिए कि और अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान होते हुए लियारी में किस तरह से कदम रखता है। फिर हमें यहाँ पे 2 पोस्टर दिखाए जाते हैं, जिसमें हमें अरशद पप्पू और बाबू डकैत देखने को मिलते हैं। वही नेक्स्ट फ्रेम में हमको एक और पोस्टर दिखाया जाता है, जिसमें हमें रहमान डकैत और उजैर बलूच के पोस्टर देखने को मिलते हैं, जिससे हमें कहानी में बताया जाता है कि इधर 2 गैंग रूल करती है। इसके साथ हमारी कहानी आगे बढ़ती है कि किस तरह से हमजा को एक चिट दी जाती है कि अगर आपको लियारी में जाके अगर आपको ये कोई बोलता हुआ दिखे तो समझ जाइए वो हमारा आदमी है। और आदित्य साहब ने इसको भी जितना हो सके उतना ग्राउंडेड रखा गया है। मैं तो बोल रहा हूँ फुली इन्होंने ग्राउंडेड रखा गया है कि ऐसा नहीं होता कि आपने जाके एक सेंटेंस बोला और आपको तुरंत वो सामने वाला समझ जाए कि अरे तो रो का एजेंट है, इसको रख लो अपने साथ में। बहुत सोच समझ के आदिर साहब ने ये पीक डिटेलिंग इनमें रखी है, तभी तो इंटरनेट में मीम चल रहे हैं आदिर साहब पीक डिटेलिंग। जहाँ पे फिर हमें अगले फ्रेम में दिखाया जाता है लुल्ली को। नाम थोड़ा अजीब है पर क्या कर सकते हैं, मगर आदित्य साहब ने इस कैरेक्टर को भी इस तरह से लिखा है कि भले ही थोड़ी देर के लिए आए मगर इसको कोई भूलता नहीं है। फिर कहानी हमारी 1 साल आगे बढ़ चुकी है, यानी हमजा को यहाँ पे काम करते करते 1 साल हो गए हैं। और अजय सान्याल की ये बात यहाँ पे याद करता है कि अभी हमें सिर्फ सब्र और नजर रखनी है, जिसमें हमें हमजा के थोड़े फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, यानी जसकीर सिंह रांगी के, कि किस तरह से उसकी ट्रेनिंग हो रही है, और वो हल्के से ग्लिम्स हमें यहाँ पे लेके छोड़ दिए थे। फिर यहाँ पे कहानी हमारी आगे बढ़ती है वो नमक वाली चाय को लेके, किस तरह से कि आलम साहब ने यहाँ पे आए और काम किया और अपनी हल्की सी बैक स्टोरी बताई जाती है। हमें यहाँ पे लगता है कि हमें हमजा की बताई जाएगी, मगर नहीं, आदिर साहब ने कुछ अलग ही सोच रखा था। कहानी बढ़ती है चैप्टर 3 की तरफ, द बास्टर्ड किंग ऑफ लियारी। फिर कहानी में हमको एक और एजेंट से मिलाया जाता है, यानी रिजवान से। दोनों एक दूसरे को देख के हैरान तो होते हैं, क्योंकि हमें आगे पता है कि अब तक तो कि ये दोनों साथ में ट्रेनिंग की थी, मगर वो यहाँ पे भी रिवील नहीं होने देते। पीक डिटेलिंग बाय आदिधर साहब। फिर हमें यहाँ पे हमजा अपना पहला गेम खेलता हुआ दिखता है कि यहाँ पे शादी का सीन है। फिर जो लुल्ली है वो यहाँ पे अटैक करने आते हैं और हमजा यहाँ पे अपना क्या है बेहतरीन प्लान बनाता है। और ये हमें आगे भी देखने को मिलता है कि किस तरह से उसने, जो मेरे को लगता है कि रहमान डकैत के बेटे को उसने खुद मारा है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको आगे बताऊंगा। इन्होंने आगे थोड़ा सा हिंट भी दिया है ताकि वो जल्दी से जल्दी रहमान डकैत की गैंग में जा सके। एंट्री देखने को मिलती है रहमान डकैत की, जो कि इस पूरी मूवी की हाईलाइट, मतलब इस पूरी मूवी की भयंकर हाईलाइट है, जिसमें हमें किस तरह से दिखाया जाता है कि
हमजा गैंग में आने की कोशिश कर रहा है और उससे किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं, जो कि ये सीन में काफी कुछ हमें बताता है। इसके साथ ही इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो रहमान डकैत है भले ही हरामी व्यक्ति हो मगर फैमिली से प्यार पूरा करता है। और हम जमील साहब को कैसे भूल सकते हैं, जो कि इस मूवी में कॉमेडी पार्ट का एलिमेंट बना हुआ है। हमें भूलना नहीं चाहिए, ये मूवी एक कॉमेडी मूवी भी है जो कि जमील जमाली साहब करते रहते हैं बीच बीच में। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से हमजा गैंग के अंदर आ चुका है और वो धीरे धीरे समझने की कोशिश करता है कि किस तरह से चीजें काम करती है। और फिर उसे दिखती है एक गद्दी सीट जिसमें रहमान को पहुंचने में कई साल लग गए, कईयों की मौतें लग गई। फिर हमें दो कैरेक्टर और देखने को मिलते हैं जो कि पहले भी देखने को मिल गए मगर नाम उनका अब जाके दिखाया जाता है, जो कि डोंगा और सिहाई है। फिर अगली सीन में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे अपना हमजा अपनी नेक्स्ट चाल चलता है। यानी इस कैरेक्टर को जो जिस तरह से दिखाया गया है कि वो हाथों हाथ प्लान बना रहा है, उसके पहले के प्लान्स हैं मगर जिस तरह के सिचुएशन को देख के तुरंत जो प्लान बनाता है वो काबिले तारीफ है। जिस तरह से हमें पहला मूवी का फुल एंड एक्शन सीन्स देखने को मिलता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि वो किस तरह से लुल्ली को मार रहे हैं, एप्पल मुंह में रख के बाकी कैरेक्टर को खत्म कर रहे हैं जिन्होंने रहमान के बेटे को मारा। और ये इस सीन को देख के मैं बता रहा हूँ सब लोग बिल्डअप हो गए थे कि हम जो थिएटर में देखने आए हैं हमारा पैसा वसूल है। और अगला सीन तो है भयंकर, जिस तरह से रहमान भाई अपना खौफ दिखाते हैं पूरी लियारी के अंदर कि यहाँ का किंग सिर्फ एक ही है, वो है रहमान डकैत। फिर चैप्टर 4 आता है जो कि बुलेट एंड रोसेज है। ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि रहमान साहब अब धीरे धीरे खुद पॉलिटिक्स में उतरना चाहते हैं। और वो क्यों उतरना चाहते हैं? क्योंकि उनको खनानी ब्रदर्स ने थोड़ा उत्साहित किया, क्यों ना आप ही खुद सियासत में उतर जाइए। और जो खनानी ब्रदर्स का जो गेम है वो चैप्टर 2 के अंदर ही बचेगा। और इसी इन सब सीन के बीच में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमजा की नैन मटक्का भी हो रहा था, आशिकी भी हो रही थी। अगला सीन आता है जो कि मुझे काफी अच्छा लगता है कि किस तरह से इसमें रहमान भाई अपना ओवरऑल फार्मिंग कर रहे हैं। देखिए जरा आप लुक देखिए भाई, बंदे की गद्दी उस बैठा हुआ है। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज कि जिस तरह से इस गद्दी को दिखाया गया कि ऐसा नहीं कि पूरा नई टाइप की रख दी हो, उसमें थोड़े खरोच भी है, थोड़ा कपड़ा उतरा हुआ भी है। पीक डिटेलिंग बाय आदिधर साहब की बहुत मेहनत की लोगों ने इधर तक पहुंचने के लिए। और ये गद्दी अभी से नहीं है, कई सालों से। फिर हम जाके हमें बाइक देखने को मिलती है। फिर हमें एक गाना सुनने को मिलता है जिसमें जेलिना के साथ गेड़ी मारते हुए दिखता है, पुलिस से टॉर्च करते हुए दिखता है। और ये सीन हमें थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह से हमजा अपनी कहानी कुछ ज्यादा ही बयां कर देता है अलीना को, और उसमें वो बताता भी है। और अलीना इस बात को शायद नोटिस करेगी न करेगी, सेकंड चैप्टर में आके उसको हिंट होगा कि हाँ इसने मुझे ये चीजें बताई थी, क्या पता ये चीज जो हम इतने ज्यादा सोच रहे हैं वो निकल जाए। वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से यानी अजय सान्याल को पता चल चुका है कि नकली नोट किस तरह से जोरों शोरों से छापे जा रहे हैं, जिसमें हमारे हिंदुस्तान के कई लोगों को लगा कि यार ये मूवी एक तरफा झुक रही है। और उसमें हमें दिखाया जाता है कि खनानी ब्रदर्स किस तरह से कईयों की तादाद में नकली नोट छाप रहे हैं हिंदुस्तानी रकम को। फिर अगले सीन में हमें एंट्री देखने को मिलती है इकबाल मेजर साहब की। अर्जुन रामपाल भाई इस कैरेक्टर में खाया नहीं, इस कैरेक्टर के अंदर घुस ही गया है। इकबाल मेजर जो कि इस बंदे का ऑरा, पावर, पैसा ये जो कैरी करके चलता है, रियल लाइफ में पता नहीं वो कैसे रहता होगा मगर इस बंदे ने वो दिखाया कि इतने बड़े ऊंचे पद पे बैठा है, इतनी पावर है, इतना बुरा काम कर रहा है, फिर भी बंदा काम एंड चिल है। और इस पूरे सीन के बारे में मैं क्या ही बोलूं, क्या ही बातचीत होती है, क्या ही ओरा फार्मिंग होती है, क्या ही डायलॉग बाजी हो रही होती है, क्या ही शब्द एक दूसरे के ऊपर फेंके जा रहे होते हैं। मैं बोलूंगा गजब सीन है, इसमें एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है, ये तो आप सीन जाके खुद देख सकते हो। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमजा की एकदम से आंख चौंकन हो जाती है जब सुनने को मिलता है कि 3 अक्टूबर को हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। अगर हो सका तो इकबाल मेरे सामने ये सीन नोट कर लिया होगा और देखा होगा कि हमजा इस सीन पे आके एकदम से चौंकना कैसा हो गया। और ये सीन हमें आगे भी 1-2 देखने को मिलते हैं जो कि इकबाल मेजर ही नोटिस करता है। और यहाँ पे खनानी किस तरह से रहमान का गेम बजाने की बात कर रहे होते हैं। फिर हमारा एक और कैरेक्टर का इंट्रोड्यूस किया जाता है एसपी चौधरी असलम को, कि वो कितना हरामी कैरेक्टर है। और अगला सीन हमें देखने को मिलता है कि तू सिखाएगा मुझे। भाई ये कुछ सीन है ना मार करने वाले, उनमें से एक सीन है। और यहाँ पे हमें बलूच यूनाइटेड फोर्स दिखाई जाती है, उनके कैंप्स दिखाए जाते हैं कि किस तरह से वो रहमान को अपना किंग मानते हैं। उसके बाद अगले सीन में देखने को मिलता है कि किस तरह से जमाली साहब एसपी असलम चौधरी के साथ मिलकर लियारी का गेम बजाने के लिए कह रहे होते हैं। और जो अगला सीन हमें देखने को मिलता है उसमें कई लोगों ने नोटिस किया कि 3D मूवी देखना है मगर अलीना ने चश्मा नहीं लगा रखा। भाई उसने चश्मा लगाया था मगर बातचीत करते करते उसने चश्मा उतार दिया था। और वैसे भी उसको मूवी में इंटरेस्ट नहीं था। पीक डिटेलिंग भाई आदित्य साहब बोले तो यहाँ पे अपना हमजा देखो कितना डिटेलिंग में मूवी देख रहा है, एंजॉय कर रहा है पॉपकॉर्न खाते हुए। लड़कियों की यहाँ पे ये बात खत्म नहीं हो रही। फिर हमें लियारी की टास्क फोर्स दिखाई जाती है जो कि एसपी असलम चौधरी ने बनाई है। ये सीन डालने की जरूरत नहीं थी मगर ये सीन यहाँ पे हमें इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है 2-4 सेकंड के लिए कि हमें जो आगे देखने को मिलने वाला है तो हम उससे जल्दी रिलेट कर पाए। और फिर हमें अगला सीन देखने को मिलता है जो कि इस पूरी मूवी का एक तरफा डायलॉग है कि हमें अभी सब्र और नजर दोनों रखनी पड़ेगी। उसके बाद हमें अगले सीन में देखने को मिलता है कि किस तरह से यहाँ पे जहाँ हमजा गन्स की सप्लाई कर रहा है वहीं दूसरी तरफ
जहाँ पे रहमान डकैत को उड़ाने की प्लानिंग चल रही है। और यहाँ पे एक और सीन आता है जो कि इंटरवल से जस्ट पहले इकबाल मेजर बोलता है कि हमें उस काफिर का पता चल गया है। उसी टाइम पे अगर आप नोट करोगे तो किस तरह से हमजा के रिएक्शन चेंज होते हैं, और वो दूसरा टाइम होगा जब इकबाल मेजर ने ये चीज नोटिस की होगी। फिर हमें देखने को मिलता है चैप्टर 6 द डेविल्स गार्जियन। मुझे याद नहीं थिएटर में, जितना मुझे याद है ये चैप्टर शायद बाद में आता है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे इंटरवल लिखा था, फिर फेड इन होता है, फिर वो सीन दोबारा वहीं से कंटिन्यू होता है, जिसमें हमें इकबाल मेजर साहब का थोड़ा अलग रूप दिखाया जाता है कि भाई वो हरामी कैरेक्टर है तो कितना हरामी कैरेक्टर है। आदमी अगर पकड़ में आ जाए तो उसको बिल्कुल चीड़ फाड़ के निकालता है। रहमान डकैत को बचाने के लिए हमजा किस किस हद तक जाता है, वो बिल्कुल बावला हो जाता है। मगर यहाँ पे एक सीन मैंने नोट किया कि हमजा यहाँ पे बिल्कुल पसीनों में भीगा हुआ है, मगर आदित्य साहब ये नेक्स्ट सीन में बिल्कुल साफ कैसे हो गया। पीक डिटेलिंग यहाँ पे आपकी थोड़ी सी मिस हो गई। ये एक छोटी चीज मैं नोटिस की, मैं देखो आपको आप लोगों को भी बता दूं। उसके कंट्रीब्यूशन में हमें अरशद पप्पू की भी एंट्री दिखाई जाती है, जहाँ पे हमजा अपना पूरा गेम खेलते हुए चलते हुए रहमान डकैत को किस तरह से बचाते हुए लेके आता है। चैप्टर 7 द बटरफ्लाई इफेक्ट, जिसकी स्टार्टिंग होती है कि हमजा अब रहमान का कहीं ज्यादा क्लोज हो चुका है, उसने विश्वास जीत लिया। और फिर इसके बाद अगला सीन आता है मुंबई अटैक, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि बिलर को कम करते हुए हमजा के फेस पे फोकस किया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि हमजा के अंदर क्या चल रहा है, ना कि बाहर। ये सीन अगर आप देखोगे आगे, वो सोचता है कि जो वो बंदूकें मैंने दी थी, वो बटरफ्लाई इफेक्ट, वो यहाँ पे आके इतना बड़ा इम्पैक्ट करेगी, मैंने सोचा नहीं था। इसके साथ ही हमें इसका पीछे का पास्ट भी दिखाया था कि हमजा कहीं खेत में खड़ा है, और यहाँ पे मैं बोल रहा था कि हमजा वो सीन सिर्फ अपने अंदर फील कर रहा है। इस सीन में आप देख सकते हो कि हमजा बिल्कुल शांत खड़ा है, मगर वो जो अगला सीन हमें दिखाया था कि हमजा किस तरह से अंदर ही अंदर क्या फील कर रहा है, जिसमें हमें अगर प्रोबेबली हो तो ये शायद उनकी माँ होगी, और अगले सीन में अगर जो हमको ये दिखाया था शायद ये उनके फादर हो सकते हैं, अगर हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे तो। और साथ ही में हमें हमजा के हाथों में खून भी दिखाया जाता है। और इस सीन के बाद जहाँ पे 26/11 मुंबई लिखा आता है और स्क्रीन रेड हो जाती है, थिएटर के अंदर साइलेंस का माहौल हो जाता है कि आधिर सामने ये क्या कर दिया भाई। फिर अगले सीन हमें देखने को मिलता है कि अपना हमजा किस तरह से अपने टारगेट्स का नाम ले रहा होता है और लिखा आता है घायल हूं इसलिए घातक हूं, सनी देओल भाई। और ये अगला सीन है जिसमें बस इतना ही कहना चाहूंगा, फटी। फिर हमारी कहानी आगे बढ़ती है 2009 में कि किस तरह से रहमान को अपना कदम रख चुका है रही राजनीति में। और ये सीन आप लोग कैसे भूल सकते हो। अस्सलाम वालेकुम लियारी, जमील साहब थोड़ा गुस्सा हो गए हैं तो उनको अपने आटे में लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे वो अगले सीन में लेता भी है, अपनी बोतल में डालने की कोशिश करता है। और फिर दोबारा से वो तीसरा सीन जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे एक बार में फिर दोबारा से नोट करता है हमजा के अंदर कुछ गलत लगता है कि यार इतनी जल्दी बंदा आगे कैसे आ गया। वो शायद हमें सेकंड चैप्टर में देखने को मिलेगा कि इकबाल मेजर इतनी बड़ी पोस्ट पे ऐसे ही नहीं पहुंच गया, समझदारी है, सूझबूझ है, इतना जो चीजें संभाल रहा वो ऐसे ही नहीं संभाल रहा। फिर यहाँ पे लिखा था 9 अगस्त यानी रहमान डकैत की मौत, और हमें यहाँ पे हमजा यानी जसकीर रांगी का एक और चीज देखने को मिलती है दोबारा से कि वो हाथों हाथ प्लान बनाया, हाथों हाथ उसने सोचा और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने निकल गया। जिसमें अगले सीन में हमें एक डायरी दिखाई जाती है, हमें यहाँ पे कई सारे नाम देखने को मिलते हैं, और फिर वो एक और नाम ऐड करता है जो कि उसकी डायरी में पहले नहीं था, रहमान डकैत। वो रहमान डकैत को मारना नहीं चाहता था, मगर जो मुंबई का वो सीन होने के बाद वो नाम ऐड करना पड़ता है। फिर दोबारा से हमें रेड लाइट दिखाई जाती है। धुरंधर मूवी को अगर कलर में डिफाइन करें तो सिर्फ रेड कलर। फिर हमें फाइनल चैप्टर देखने को मिलता है E2 ब्रूटर्स। हमजा अपनी चाल चलना शुरू करता है। मैं यहाँ पे सच बताऊं तो मूवी से यहाँ पे थोड़ा हल्का सा ब्रेक हो गया था कि किस तरह से एक कार के अंदर सब एक साथ सो रहे हैं और जो सामने जो बंदा है वो सीधा चला जाता है, ठीक है हमने वो मान लिया, मगर वो कार घुमा लेता है और सब एक साथ सो रहे हैं और किसी को कुछ नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिर वो बाद में रहमान भाई उठते हैं अपनी नींद से। ये सीन आप कैसे भूल सकते हो कि मुझे सांप सुखाना है, गाड़ी रोक हमजा, बेस्ट सीन भाई। और ये सारा सीन मिलके 3 लोगों ने प्लान किया था, अपना हमजा ने, एसपी असलम चौधरी ने, जलीम साहब ने। फिर हमें एक एक्शन सीन देखने को मिलता है। फिर लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि हम पहले तो सोच रहे थे कि यार हमजा इसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर हमने सीन में क्योंकि इतना खो गए थे उनकी बातचीत में कि उन्होंने बोला था मुझे जिंदा चाहिए ताकि मैं लियारी का दिल जीत सकूं, कि मैंने बचाने की कोशिश करी मगर मैं रहमान भाई को बचा नहीं पाया। मगर अगले सीन में जिस तरह से रणवीर का लुक देखने को मिलता है, अगर एक गलती से भाई बंदा बच जाता तो इसका क्या ही गेम बचाता। जो कि ओरा फार्मिंग करते हुए तो है जो बंदा अपना रहमान साहब मरे हैं, अक्षय खन्ना अपना कैरेक्टर फुल ऑन निभा के गए हैं, अगर ये बंदा बच जाता, यहाँ पे उसकी सांस चलने लग जाती तो हमजा का कितना बुरा हाल होता। फिर अगले सीन में देखने को मिलता है कि इकबाल मेजर बोलता भी किसने मारा पता लगाओ, उसका ना होते हुए शक भी हमजा के ऊपर ही जाएगा कि लास्ट टाइम भी उसका साथ हमजा ही था, और इतनी चीजें नोट करते हुआ रहा है इकबाल मेजर तो आगे भी ये चीज को नोट करेगा। और यहाँ पे अरशद पप्पू हमें यहाँ पे खुश होता हुआ दिख रहा है, जो कि अगली मूवी में कंटिन्यूशन होगा। हमने ट्रेलर के अंदर भी देखा कि किस तरह से लियारी पे वो अटैक कर रहा है और हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहा है। और इस सीन में भाई ये बंदा
पीछे रेड लाइट जल रही है, हमने माना ठीक है, मगर भाई हॉस्पिटल से आया, थोड़ा बरम पट्टी के कहता है राइट, यहीं पे कैसे आ गया। फिर हमारा हमजा डायरी खोलता है और नाम काटता है रहमान डकैत का, यानी इसका गेम बच चुका है। कहानी हमारी दोबारा शिफ्ट होती है 2002 के अंदर। वो अपना जो प्लान बना रहे होते हैं, अपने अजय सान्याल किस तरह से बता रहे होते हैं कि हमें किस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसते, उनके अंदर जाके हमारा एक बंदा डालना पड़ेगा जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता रहे और उनको जड़ से खत्म करता रहे। यहाँ पे अगर आपने नोट किया होगा कि आलम साहब भी बोलते हैं कि रहमान डकैती गेम में घुसने में कई बरसों लग जाएंगे या कई साल लग जाएंगे। फिर इसके बाद हमें जो नेक्स्ट सीन दिखाया था वो ये था कि शायद उसने खुद ने ही प्लान बनाया था, वही बात सोचते हुए कि कई साल लग जाएंगे, मगर उसने जल्दी घुसने की कोशिश क्या करी कि उसने रहमान के बेटे को सल्टा दिया। जो कि उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन भी दिखाया जाता है इसी के अंदर कंटिन्यूशन में कि रहमान सामने है, मतलब उसकी गैंग में वो आ चुका है। एडिटिंग में भी ध्यान दिया जाता है कि यहाँ पे गैंग में घुस चुका है, फिर रहमान का दिल भी जीत चुका है, यानी विश्वास भी जीत चुका है। छोटे छोटे कोलाज दिखाए जाते हैं कि हमजा ने कहाँ से शुरू किया था और वो कहाँ पहुंच गया। फिर हमें यहाँ पे फर्स्ट टाइम मिलाया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है जसकीर सिंह रागी को कि वो यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचा, हमजा अली मजारी कैसे बना, और अपना हमजा ने जो डायलॉग बोला था घायल हूं इसलिए घातक हूं, वो किसने दिया, अजय सान्याल ने दिया। फिर यहाँ पे वो रहमान डकैत का नाम काटता है, डायरी को बंद करता है। फिर हमारा आता है टाइटल धुरंधर 2 भी कंटिन्यू। हमें थोड़ा सेकंड पार्ट का टीज करते हुए हमें दिखाया जाता है कि रिवेंज 19 मार्च 2026 को हमें देखने को मिलेगी, जिसको डेट को लेके भी काफी हंगामा हुआ था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइए जरूर, आप कितना एक्साइटेड हो दी रिवेंज इसके पार्ट 2 को लेके, मुझे वो भी कमेंट में बताइए। तो बस जाते जाते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा। फिर दोबारा मिलेंगे कोई नई वीडियो के अंदर, तब तक देखते रहिए सिनेमा घर।